Students, welcome to KS Tutorials. We are studying class 6 NCERT chapter 4, that is what books and burials tells us. So students, I've given you a full lecture and detailed lecture of NCERT. I hope that you have seen that video and आप सबको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी. तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगी, तो आज मैं शॉर्ट नोट्स के साथ आई हूँ चैप्टर 4 के. और आज के इस कंटेंट से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है. आप एनसीईआरटी बुक नहीं भी पढ़ेंगे और आपके एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ आप इस नोट से ही अगर आप पढ़ के चले जाएंगे ना, तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे. ठीक है. और मैंने इस नोट्स में कुछ फालतू की चीज़ें नहीं लिखी हैं. मैंने वही पॉइंट्स उठाए हैं बुक से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका पूरा चैप्टर इसी में क्लियर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पढ़ना हमें ज़्यादा है. ठीक, तो स्टार्ट. पहले है कि इस चैप्टर में हमने किस बारे में पढ़ा था, तो हमने वेदास के बारे में हमने पढ़ा था ना वेदास. तो वेदास क्या है, जो ओल्डेस्ट बुक्स जो हमारे वर्ल्ड में जो ओल्डेस्ट बुक्स हैं ना, उनको हम वेदास कंसिडर करते हैं. ठीक है. तो वो वेदास हैं जो कि 3000 ईयर्स बैक, मतलब 3000 साल पहले लिखी गई थी. ठीक है, ये वेदास. और तो वेदास का मतलब क्या बेसिकली बच्चों, नॉलेज. वेदास मीन्स इज़ नॉलेज. ओके, वेदास मीन्स नॉलेज, कि जिससे हमें कुछ नॉलेज मिले कि हमारी एंशियंट के लोग या अर्लियर पीपल्स कैसे थे. ठीक है, क्या हमारा कल्चर था. ठीक है, तो दैट इज़ अ वेदास. तो वेदास बच्चों 4 वेदास हैं. एक तो ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेद. ओके, 4 टाइप्स के वेदास हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में बेसिकली ऋग्वेदा पढ़ने वाले हैं. ठीक है, और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आपको आगे पढ़ाया जाएगा आगे के क्लासेस में या नेक्स्ट चैप्टर्स में. ओके, सो ऋग्वेदा इज़ बेसिकली ओल्डेस्ट वेदा. ओके, ऋग्वेदा को कंसिडर किया जाता है इन चारों वेदा में सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट वेदा ऋग्वेदा कहलाई जाती है. और इसको ये कंपोज कब हुई थी, 3500 ईयर्स अगो. ओके, it was composed about 3500 years ago and it was the oldest Veda. Okay, एंड अब हमने क्या कहा था कि जो ऋग्वेदा है इनमें 10 मंडल्स हैं. ठीक है, 10 मंडल्स हैं और उन 10 मंडल्स के अंदर कुछ हाइम्स लिखी हुई हैं, मतलब कुछ मंत्र लिखे हुए हैं. ठीक है, तो इन्हीं हाइम्स को हम रिसाइट करते हैं और ये हर जनरेशन टू जनरेशन पास होती चली जाती है. ठीक है, यही हाइम्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारी दादी लोग जो हाइम्स पढ़ती हैं वही आज हम भी पढ़ रहे हैं और वही हमारी आगे वाली जनरेशन भी पढ़ेगी. ओके, तो दैट इज़ हाइम्स. हाइम्स एक जनरेशन से दूसरे, जैसे कोई मंत्र ही समझ, जैसे आप लोग किसी भी गॉड या गॉडेस का मंत्र पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, तो दैट इज़ कंसिडर्ड अंडर द हाइम्स. ओके, और ये हाइम्स किसी न किसी मंडल के अंदर लिखे. जैसे 10 मंडल हैं, तो 10 मंडल के अंदर एक मंडल के अंदर हज़ारों हाइम्स लिखे हुए हैं, हज़ारों मंत्र लिखे हुए हैं. ओके, तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती चली जाती है. अब हाइम्स में हमने जैसे 3 गॉड का सबसे ज़्यादा मतलब प्रेज देखा हमने. एक तो इंद्र गॉड जो कि गॉड ऑफ वॉरियर माने गए हैं, एक अग्नि गॉड जो कि गॉड ऑफ फायर माने गए हैं, एक वरुण जो कि गॉड ऑफ स्काई माने गए. तो ऐसे कई सारे गॉड गॉडेसेस की प्रेजिंग्स एप्रिसिएशन उन वेदास में हमें देखने को मिलती है. आई होप्स दिस इज़ क्लियर टू एवरी वन. ओके, दिस इज़ वेरी ईजी. ओके, हिस्ट्री क्लास 6 थी, बहुत इजी है. आपको बस यही इसमें समझना कि हमें हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, हमें हिस्ट्री में क्या क्या मिला, हम हिस्ट्री के सोर्सेज, हमारे जो सोर्सेज थे हिस्ट्री के वो कौन कौन से थे. ठीक, तो एंशियंट पीपल जो हमारी 6th की हिस्ट्री है पूरी, वो एंशियंट हिस्ट्री या एंशियंट पीपल्स की बेसिस पे पूरी उसी पे ही बिलोंग कर रही है. ओके, अब हम देखेंगे कि कैसे हिस्ट्रियंस ने ऋग्वेदा को स्टडी किया. ठीक, कैसे, तो वाइल स्टडिंग अबाउट द पास्ट हिस्ट्रियंस एग्जामिन रिटन सोर्सेज. ठीक, तो भाई हमें कोई जैसे पास्ट की चीज़ें जाननी है तो हम कुछ ना कुछ रिटन सोर्स तो एग्जामिन करेंगे ना. तो ये ऋग्वेदा एक एज अ रिटन सोर्स था जिसको हिस्ट्रियंस ने एग्जामिन किया. इसमें कई सारे डायलॉग्स लिखे हुए, मतलब जो हाइम्स है ना बेसिकली ऋग्वेदा में, वो डायलॉग्स के फॉर्म में लिखे गए. मतलब जैसे समझ लो कि 2 लोग बात कर रहे हैं और उन दोनों के डायलॉग्स या कन्वर्सेशन के बेसिस पे लिखा गया हाइम्स. ओके, तो हिस्ट्रियंस ने उन डायलॉग्स को पढ़ा और फिर उसके बाद उन डायलॉग्स के कंक्लूजन तक पहुँचे. जैसे हमने
उसमें बुक में भी देखा था कि विश्वामित्रा और रिवर के बीच में, सतलज और ब्यास रिवर के बीच में डायलॉग बोला था। तो मैंने ये बुक में बहुत एक्सप्लेन्ड वे में मतलब समझा रखा है आप सबको। तो ठीक है, आप सबने देखा होगा, मतलब सुना होगा मेरा लेक्चर, तो आप सबको याद आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट है ऋग्वेदा। वॉट डज इट टेल्स अस अबाउट प्रेयर्स एंड बैटल्स। तो ये क्या कहते हैं कि ये ऋग्वेदा क्या बताते हैं हमारे प्रेयर्स और बैटल्स के बारे में। तो ऋग्वेदा हमें बताती है कि जो पहले की प्रेयर होती थी ना, वो ज़्यादातर कैटल्स, हॉर्सेस और चिल्ड्रंस के लिए होती थी। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से समझ लो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी उस टाइम की। ठीक है, चिल्ड्रंस बेसिकली जो बॉय चाइल्ड था उसके लिए ज़्यादातर प्रेयर होती थी। ठीक, तो समझ लीजिए एक तरीके से हमारा कैसी सोसाइटी थी उस टाइम, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। ठीक है, हॉर्सेस को चैरियट्स में बांध के उनको बैटल्स में यूज़ किया जाता था। ठीक है, हॉर्सेस को बैटल्स में यूज़ किया जाता था। और बैटल्स का क्या एम होता था, लड़ाई भाग, आखिर दो लोगों के बीच में जैसे लड़ाई होती है तो आखिर उनका क्या एम था, तो वो एक दूसरे, जो जीतता था, जो जीतने वाला था या जो लीडर था, वो क्या करता था, हारने वाले के कैटल्स को, लैंड को, उनकी पूरी कल्चर को, वाटर, लोगों को, सबको क्या करते थे, कब्जा कर लेते थे सब पे। ठीक है, वही उनका मेन एम होता था। और जो जीतता था उसके पास काफ़ी वेल्थ आ जाती थी। ठीक है, तो वो कई सारी पूजा, यज्ञ वगैरह सब करता था, सैक्रिफाइसेस ऑफर करता था। ठीक है, भगवान को घी देना, ग्रेन्स और कुछ बाकी ऐसे एनिमल्स को ऑफर करना, ये सारी चीज़ें वो परफॉर्म करते थे। ठीक है, प्रीस्ट्स को रुपए देना। ठीक है, जो अपना भाई जो जीतेगा तो उसके पास अपनी तो जो वेल्थ थी और जो हारा उसकी भी वेल्थ उसने ले ली पूरी, तो आखिर काफ़ी अमीर हो गया ना। तो वो फिर पूजा पाठ, पहले का रिचुअल था कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हम यज्ञ वगैरह ज़रूर करते थे और उसमें फिर कई सारी चीज़ें हम सैक्रिफाइस करते थे। ओके, नाउ पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। तो पॉलिटिकल लाइफ, द वेदास इवन टेल अस अबाउट पॉलिटिकल लाइफ ऑफ दिस सेज। द हेड ऑफ द स्टेट वॉज कॉल्ड राजा। ठीक है, तो ये जो वेदास है ना, ये उस स्टेज की पॉलिटिकल लाइफ को बताती है। और उन्होंने उस वेदा से हमें पता चला कि जो स्टेट का हेड होता था उसको राजा कहते थे। और जैसे हमने बाद में जब मिडिवल में आप पढ़ोगे तो हम देखेंगे कि राजा के पास कैपिटल भी होता था, पैलेसेस होते थे, आर्मीज़ होते थे, टैक्सेस कलेक्ट करने का तरीका होता था। बट ऋग्वेदा में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बस राजा सिर्फ खाली स्टेट के हेड को कहा जाता था। राजा के पास ना कोई कैपिटल थी, ना कोई पैलेसेस थे, ना कोई आर्मीज थी, ना कोई टैक्सेस को कलेक्ट करता था। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थॉट दैट यू आर गेटिंग दिस वन। ओके, नेक्स्ट ऑक्यूपेशंस क्या थे उस टाइम पे। तो एग्रीकल्चरिंग करना, कैटल रियरिंग, चैरिट मेकिंग, पॉटरी, ज्वेलरी मेकिंग एंड टैनिंग, मेडोवर्क, ऑल आर दीज आर ऑक्यूपेशंस ऑफ ऋग्वेदा। ओके, अब यहाँ पे दो वर्ड को कंसिडर किया गया है, एक दास और दास्यूस। तो ठीक है, तो दास्यूस वो क्या थे, दास और दास्यूस मीन स्लेव्स। ठीक है, तो जो आर्यंस थे ना, वो वेदास को कंपोज करते थे, वेदास को लिखते थे। लेकिन ये उसी जगह पे जो ये दास और दास्यूस होते थे, जिनको स्लेव्स भी कहते हैं, वो वेदास को अपोज करते थे। ओके, वो वेदास को क्या करते थे, अपोज करते थे। वहीं से दास और दास्यूस सिस्टम आया हमारे कंट्री में। ठीक, नेक्स्ट है सोशल डिफरेंसेस, बरियल्स। तो क्या है, ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड विद स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। अब यहाँ पे हम बरियल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि जो स्केलेटन के साथ हमें जो चीज़ें मिलती थी, जैसे कि हमने ब्रह्मगिरी में देखी कि स्केलेटन के साथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 1 कॉर्न शेल और बाकी जो दूसरे स्केलेटन के थे उनके साथ पॉट देखा। तो ये चीज़ हम लोग समझते थे कि जिस स्केलेटन के साथ जो ऑब्जेक्ट मिलता है ना, वो उस स्केलेटन को बिलोंग करता है या उस पर्सन को ये बिलोंग करता होगा। ठीक है, और इससे ये जो हम ऑर्नामेंट्स देखते थे ना, तो ये ना वहाँ के स्टेटस को भी शो करता है। ठीक है, जो रिच पीपल होंगे उनके पास ये 30 गोल्ड्स होंगे, स्टोन बीड्स होंगे, कॉर्न शेल्स होंगे, ऑर्नामेंट्स होंगे। और जो पुअर पीपल होंगे, जो बरीड किए गए होंगे, उनके साथ ये मटके वटके रखे गए होंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से सोशल स्टेटस को भी डिफाइन करता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। अब ये जो स्केलेटन थे ना, ये हमारी जो
आइडेंटिफाई कर स्केलेटन स्टडीज़ जो थी ना, ये आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी कि डेड बॉडीज़ को कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि मेल की है कि फीमेल की है, फिर उसके बाद इनके साथ जो ऑर्नामेंट्स है वो कैसे हो सकते क्या। तो जो स्केलेटन स्टडी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मेगालिथ्स क्या हैं, तो मेगालिथ्स हमने बताया था कि नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ कॉन्टेम्प्रेरी चल रहा था। नॉर्थ में एक ऋग्वेदा चल रहा था, वेदा पीरियड चल रहा था, और उसी के कॉन्टेम्प्रेरी साउथ में मेगालिथ एज चल रही थी। ठीक है, तो मेगालिथ इज़ बेसिकली, मेगा मीन्स बड़ा, बिग, एंड लिथ्स मीन्स स्टोन। तो ठीक है, बिग स्टोन्स के एज को हम मेगालिथिक एज कहते हैं, जो कि साउथ में हमें देखने को मिला। ठीक, तो यहाँ पे हमने जो स्केलेटन देखे ना, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा स्केलेटन एक ही साथ में मतलब बरीड दिखे हमें। अब इसका क्या मतलब हो, ये इंडिकेट करता था कि मतलब शायद ये सब एक साथ बरीड है, तो मतलब ये एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो ये मेगालिथ से हमें पता चलता है। अब इनाम गांव कहते हैं, तो यहाँ पे स्पेशल बरियल्स प्लेस करती थी, यहाँ पे स्पेशल बरियल्स हमें देखने को मिली। एनिमल्स को फूड की तरह यूज़ किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में ये जो नाम दिए गए ब्रह्मगिरी, इनाम गांव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो एक बार इनको अच्छे से एक बार मैप में और देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने बुक में दिखाया ही हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार आप फिर से जब आपको ये शॉर्ट नोट्स देखेंगे तो एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा कि इसकी लोकेशन आखिर है कहाँ। ओके स्टूडेंट्स, सो आज ये शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो रहा है, एंड फ्रॉम माय साइड चैप्टर 4 इज़ कंप्लीटेड। ठीक है, हमने इसका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है, शॉर्ट नोट्स भी कर दिया। अब आप लोग पढ़िए अच्छे से, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसका PDF फॉर्म में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल दैट अब मैं नेक्स्ट चैप्टर 5 स्टार्ट करूँगी। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस बेल आइकन, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तो मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट और प्रिपेयर करूँ आप लोगों के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।